जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सत्यास्थ राष्ट्रीय का स्वागत करता हूँ यूट्यूब क्लासेस में। एसएससी एमटीएस के प्रीवियस के क्वेश्चन के डिस्कशन की सीरीज में आज हम लोग 5वीं क्लास के साथ में उपस्थित हैं और इसी सीरीज में आज हम लोग देखेंगे कि एसएससी एमटीएस के पेपर प्रीवियस में कैसे आए हुए थे, क्या तैयारी करनी है आपको, किस हिसाब से पढ़ना है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चालू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। ठीक, यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है। ठीक, वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में किस व्यक्ति की आत्मकथा है। ठीक है, यहाँ पर आपकी आत्मकथा पूछी जा रही है, ऑटोबायोग्राफी। तो वेटिंग फॉर ए वीजा है किस व्यक्ति की आत्मकथा है। ऑप्शन में बी आर अम्बेडकर है, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू है। तो वेटिंग फॉर ए वीजा ये किसकी आत्मकथा है, बी आर अम्बेडकर की आत्मकथा है। याद देखिएगा, महात्मा गांधी सॉरी बी आर अम्बेडकर की आत्मकथा कौन सी है, वेटिंग फॉर ए वीजा, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी बुक है। ठीक, अब यहाँ पर बी आर अम्बेडकर की बात करते हैं तो यहाँ पर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी दो नाम एक साथ लिखे हुए हैं। इनके से जुड़ी भी एक बात देख लेते हैं। क्या हुआ था, बी आर अम्बेडकर और गांधी के मध्य में क्या हुआ था, विवाद हुआ था। ये विवाद किसको लेकर था, दलितों के पृथक प्रश्न को लेकर हुआ था। और गांधी और अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था पुणे की यरवदा जेल में, और इसको जाना जाता किस नाम से, पूना पैक्ट के नाम से। तो ये पूना पैक्ट कब होता है आपका, 1932 में होता है, 1932 में। यहाँ पर जो अम्बेडकर थे इनके बारे में एक और चीज जान लीजिएगा, जो आपकी पहली, दूसरी और तीसरी, ये जो तीन आपकी क्या हुई थी, गोलमेज सम्मेलन की बैठकें हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। इन तीनों में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे, बी आर अम्बेडकर थे। वहीं पर अगर पूछा जाए कांग्रेस ने कब भाग लिया, तो कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली भाग लेने वाले आपके कौन थे, महात्मा गांधी थे। और उन्होंने केवल किसमें पार्टिसिपेट किया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने केवल ऑफिशियली पार्टिसिपेट किया था, और उसमें भी एकमात्र व्यक्ति कांग्रेस का रिप्रेजेंट करने वाले कौन हुए, महात्मा गांधी हुए। ठीक है, तो यहाँ पर बी आर अम्बेडकर, बाकी आपके सब आपके नाम। महात्मा गांधी की एक पुस्तक है, वो देख लीजिएगा, आपका हिंद स्वराज। ठीक है, ये इनकी पुस्तक बहुत ज्यादा पूछी जाती है। हिंद स्वराज किसकी है, महात्मा गांधी की। और यहाँ पर इनकी एक किताब होती है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक है, महात्मा गांधी की आत्मकथा जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो इन्होंने लिखी थी किस भाषा में, गुजराती भाषा में। भाषा तक पूछ लेते हैं। हिंदू स्वराज की अगर बात करते हैं, हिंदू स्वराज को कब लिखा गया, हिंदू स्वराज को लिखा था महात्मा गांधी ने जब वो साउथ अफ्रीका की यात्रा पर थे, लंदन से पानी जहाज में लौट रहे थे 1908 के दशक में। आपका 1908 के साल आपके ही किताब लिखते हैं। ठीक, तो ये आपके सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। देखो यहाँ पे ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर पूछा जा रहा है, तो ऐसा कोई इतना बड़ा फेमस मंदिर नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये आपका ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर यहाँ पर आपका तमिलनाडु में है आपका। ठीक है, यहाँ पर तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में आपका जो एक त्रिची नामक जिला है आपका, उस त्रिची नामक जिले में आपका कौन सा मंदिर है, ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर है। तो साउथ का आपका, ठीक है, द्रविड़ शैली में निर्मित है, इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, और ये आपका उन 12 मंदिरों में से एक है ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर। ठीक है, ब्रह्मपुरेश्वर यानी किसके लिए, आपका भगवान ब्रह्मा जी के आराध्य के रूप में वहां पर किसकी आपकी पूजा होती है, भगवान शिव की पूजा होती है। तो ऐसे करते हुए आपका ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर है, कहां पर, आपका तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। माधवी मुद्धव, माधवी मुद्धव का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है। तो यहाँ पे माधवी मुद्धव आपके पूछ ली गई है। तो ये आपकी माधवी मुद्धव कहाँ की है, आपकी उड़ीसा की। देखिएगा, यहाँ पर क्या करते हैं, आपका एसएससी का एक बड़ा फेमस है, एसएससी आपसे आपका नृत्य पूछेगा, और नृत्य से संबंधित जो फेमस आपके नर्तक होंगे, नर्तकी होंगी, उनके बारे में पूछेगा। एसएससी का ये पैटर्न आपको हर एग्जाम में मिल जाएगा, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो जीडी हो, चाहे सीएचएसएल हो, और कहीं कहीं पर सीजीएल तक में भी। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपका यहाँ पर आपके किससे, माधवी मुद्धव के संबंध है, उड़ीसी से। ये आपका कहाँ का आपका शास्त्रीय नृत्य है, आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। कथक की बात करते हैं, उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो कहाँ से बिलोंग करता है, यूपी से। सत्रिया ये कहाँ का है, आपका असम का है। और यहाँ पे मणिपुरी कहाँ का है, आपका मणिपुर का। तो शास्त्रीय नृत्य आपके सामने दिए हैं, याद रखिएगा। पढ़ते हैं आगे। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया है। तो यहाँ पर अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में आपका विशाल स्नानागार जो है, सबको पता है इसका आंसर कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। ये जो आपका विशाल स्नानागार है, इसको बोला जाता है तत्कालीन विश्व का आश्चर्य। ठीक है, इस विशाल स्नानागार को क्या बोला गया है,
तत्कालीन विश्व का आश्चर्य बोला गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मोहनजोदड़ो जो है सिंधु सभ्यता का आपका सबसे बड़ा आपका नगर भी मिलता है, ठीक है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, अगर कोई यहाँ पे पूछे आपको नगर तो सिंधु सभ्यता का ये बोलते हैं। प्लस ओवरऑल सबसे बड़ा स्थल आपका कौन मिलता है, तो वो कौन सा था आपका गनेरी वाला, ठीक है। कौन सा आपका गनेरी वाला। यहाँ पर मोहनजोदड़ो में आपकी एक इमारत मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर आपका क्या हुआ कि मैंने लिखा हुआ है आपको एक टर्म कौन सा, अन्नागार, इसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं ग्रेनरी। ये सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। यहाँ देखिएगा सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है आपकी, ये आपकी कौन सी है, अन्नागार है। ये कहाँ से मिलती है आपकी, मोहनजोदड़ो से मिलती है। मोहनजोदड़ो के अलावा में दूसरी खास बात है, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, विशाल स्नानागार मिलता है, एक ये खास बात होती है। और अगर बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, देखिए यहाँ पे लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, सबके बारे में कोई ना कोई खास बातें पढ़ने के लिए बहुत बड़े टॉपिक्स होते हैं आपके। हम अभी हम लोग उतना डिस्कस नहीं करेंगे। मोहनजोदड़ो के अलावा सिंधु सभ्यता को आपका जो पहला स्थल जो खोजा गया, जिसको हम लोग आपको सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक शहर आपका होता है आपका कौन सा, हड़प्पा, ठीक है। तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन दोनों को क्या बोला गया है आपका, जुड़वा राजधानी। एग्जाम का क्वेश्चन ये बन गया कि किन दो शहरों को आपको जुड़वा राजधानी बोला गया है, तो वो आपके कौन कौन से हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब इनको जुड़वा राजधानी बोला किसने है, ठीक है, आपके इतिहासकार हुए पिग्गट, उन्होंने बोला, ठीक है। तो पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या बोला है, जुड़वा राजधानी। तो हमें आपका क्या है, तो विशाल आपका स्नानागार है, ग्रेट बात है, वो कहाँ से मिलता है, मोहनजोदड़ो से मिलता है। लोथल इसका क्या था, एक आपका बंदरगाह नगर है आपका। अभी रिसेंटली क्या किया गया, धौलावीरा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। आज का 40वां स्थल आपका, ठीक है। और कालीबंगा आपके कहाँ पर है, राजस्थान में, काले रंग की चूड़ियां। और यहाँ पर आपके भूकंप से समाप्ति के विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो कई सारे पॉइंट्स बनते हैं, चलिए देखिएगा, बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में ग्रिड क्षमता अवरोधों को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना कौन सी है। देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, ग्रिड क्षमता अवरोध क्या होता है कि जैसे भी हमारे आपके सोलर पैनल्स होते हैं, उनको एक पर्टिकुलर एक पैटर्न पे बिछाया जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा आपके लाइट को अब्जॉर्ब कर सके और आपके एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। तो इसको आपका चेंज करने वाला हमारी जो पहली परियोजना कौन सी थी, वो कौन सी थी, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना है। रीवा कहाँ पे पड़ता है आपका, एमपी में। और ये हमारी आपकी क्या थी, पहली परियोजना जो कहाँ पर थी आपकी, ग्रिड क्षमता अवरोध को तोड़ने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। देखिएगा, बाल विवाह निषेध यानी हमारे आपके एक एज डिसाइड कर दी जाती है। जैसे आपका क्या होता है, आपका 18 वर्ष, ठीक, 18 वर्ष, उसके अलावा फिर हमारा आपका 21 वर्ष, ऐसे अलग अलग टाइम होते हैं। तो यहाँ पर आपका बाल विवाह निषेध आपका होता है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालक, ठीक है, लड़कों के लिए कितना आपका आपका 18 साल, लड़कियों के लिए कितना साल आपका 14 साल, ठीक है। ये 14 साल आपकी लड़कियों के लिए आपकी डिसाइड कर दी गई थी। ये आपके जो बाल विवाह निषेध अधिनियम के रूप में आता है। ये कब आता है आपका, 1929 में आता है। कब आता है, 1929 में आता है। और ये बाल विवाह निषेध अधिनियम क्या होता है, एक जयपुर के समाज सेवी होते हैं डॉक्टर हर विलास शारदा, ठीक है, कौन है, हरविलास शारदा, इनके प्रयासों से आता है। इसलिए इसे हम आपका शारदा अधिनियम ऐसा भी जानते हैं। शारदा अधिनियम भी कब आता है, 1929 में आता है। 1929 में क्या होता है, शारदा अधिनियम, जिसमें लड़कों के लिए आयु आपकी 18 साल और आपकी लड़कियों की कितनी कर दी जाती है, 14 साल आती है। इसके पहले आपका एक और अधिनियम आता है, नेटिव मैरिज एक्ट आता है, ठीक है। नेटिव मैरिज एक्ट होता है, वो आता है कब आपका 1872 में आता है। और इस 1872 के अधिनियम में भी लड़कों की आयु 18 साल और लड़कियों की कितनी कर दी गई थी, 14 साल कर दी गई थी। उसके अलावा फिर एक आपका अधिनियम आता है, सम्मति आयु का अधिनियम, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट, ठीक है, सम्मति आयु अधिनियम। ये आता है आपका 1892 में, जिसमें लड़कियों की विवाह हेतु आयु घटा के कितनी कर दी गई थी, 12 साल कर दी गई थी, लड़कों की 18 साल रही थी। और इसी अधिनियम का क्या हुआ था, इसी वजह से किसने विरोध किया था, बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या किया था, इसका विरोध किया था,
ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर आपका 1929 है और इसी का अगर हम लोग 100 साल पहले चले जाएं 1829 की हमारे आपकी बात कर लें तो 1829 में राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से क्या हुआ था, सती प्रथा निषेध अधिनियम भी आता है। ठीक है, तो सती प्रथा का निषेध कब होता है, 1829 में होता है। किसके प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से होता है। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। यही 1828 में राजा राम मोहन राय एक सभा बनाते हैं, ब्रह्म सभा, जो 1829 में किस नाम से जानी जाती है, उसका नाम बदल के हो जाता है ब्रह्म समाज। तो स्थापना होगी 1828 में, तब इसको जानेंगे ब्रह्म सभा के नाम से, और यही आपकी बाद में ब्रह्म समाज हो जाती है 1829 में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि कम क्यों है? तो यहाँ पर ऐसे आपके समाज की बात हो रही है जो आपका अविकसित है और जिसमें आपके तकनीक का है अभाव है। तो ऐसे में जनसंख्या वृद्धि कम क्यों है? क्योंकि लोग अविकसित देशों से पलायन करते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक होती है, क्योंकि ऐसे देशों में जनसंख्या वृद्धि संबंधित सरकारी नीतियां सामान्यतः सख्त होती हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों कम होती है, नहीं, यहाँ पे क्या होता है, मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक होती है। यानी आपके क्या है, जितने आपके बच्चे आपके जन्म लेंगे, मरने वालों की संख्या भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बेसिक नीड्स होती हैं हेल्थ सेक्टर की, वो पूरी नहीं हो पाती है जो आपके अविकसित क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर आपके तकनीकी का क्या होता है, अभाव होता है। तो ऐसे के क्षेत्रों में मृत्यु दर बहुत ज्यादा क्या पाई जाती है, उच्च पाई जाती है। अविकसित होने की वजह से चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में जन्म दर भी बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे में यहाँ पर दोनों चीजों में असंतुलन होगा, और इस वजह से क्या होता है, जनसंख्या हमेशा आपकी क्या रहेगी, कम रहेगी। जितने लोग जन्म लेंगे उससे आपके क्या होंगे, ज्यादा लोग हो सकता है क्या हो, आपका मर जाए। ठीक, चलिए अगला है, पृथ्वी की महासागरीय ऊपर परत प्रश्न में मुख्य रूप से क्या होता है? तो यहाँ पर हमारी आपकी पृथ्वी की महासागरीय ऊपर परत में बात हो रही है। तो जो भूप्रपर्टी होती है ऊपरी आपकी, और यहाँ पर बात करिए किसकी, महासागर की। ठीक है, देखो यहाँ की भूप्रपर्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपकी अर्थ के ऊपर की लेयर है। इसको हम लोग आपका 3 पार्ट में बांटते हैं अर्थ को। ये ऊपर की क्रस्ट, फिर ये आपका मेंटल, और ये आपकी कोर या क्रूड, ये आपकी इनर पार्ट होती है। इसमें क्या होता है आपका, अगर क्रस्ट की बात करते हैं जो आपकी ऊपरी, इसमें हमारे आपके क्या पड़ते हैं, महासागर पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी जो निचली परत होती है, इसे महासागर के पूछ रहे हैं, जो महासागरों की ये जो परत होगी, ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, कृष्ण मुख्य रूप से सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और निकेल, सिलिका और मैग्नीशियम और लोहा, एल्युमिनियम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हम लोगों ने पढ़ा है, जो पृथ्वी की परतें होती हैं उनको हम लोग आपका सीमा, सियाल और निफे के नाम से जानते हैं। ठीक है, सीमा, सियाल और निफे के नाम से जानते हैं, यानी सिलिका, मैग्नीशियम, सिलिका, एल्युमिनियम, निकेल और फेरस। ठीक है, ये आपके आपके परतें होती हैं। तो यहाँ पर आपके सिलिका और मैग्नीशियम क्या होगा, इसका आंसर होगा, ये आपकी पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत में, आपकी महासागरीय परत में क्या होगा आपका, ये परत किसके तत्वों की प्रधानता होगी, सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोवा, देखिए गोवा महोत्सव नहीं है, गोवा की अगर बात करते हैं तो गोवा राज्य हो जाएगा, गोवा नहीं है, इसका नाम क्या आपका गोचा महोत्सव है। ठीक है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ये कौन सा महोत्सव है, गोचा। तो आपके एसएससी आपसे उत्सव जरूर पूछ रहा है आपका, हर राज्य में कोई ना कोई एक, तो गोचा उत्सव की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड और कर्नाटक है। तो यहाँ पे जो गोचा उत्सव होता है, कहाँ पर होता है आपका, छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ में आपका एक जिला पड़ता है बस्तर। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जो वहाँ का आदिवासी समुदाय है, ये आदिवासी समुदाय क्या मनाता है आपका, एक उत्सव मनाता है जिसको आपके किसके नाम से जानते हैं, गोचा उत्सव के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, ये आपका ट्राइबल आपकी कम्युनिटी से कर रही है और उनमें बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक, बढ़ते हैं आगे। चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला है मेथनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। देखो सिट्रिक अम्ल की बात करते हैं तो ये आपका जो भी हमारे आपके क्या होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उनमें आपका एक सिट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें किसकी, मेथनोइक अम्ल की, इसका दूसरा नाम क्या होता है आपका, फार्मिक अम्ल होता है, फार्मिक एसिड होता है। तो यहाँ पे चींटी के डंक में क्या पाया जाता है आपका, मेथनोइक या आपका कौन सा, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, तो कई जगह पर आपको फार्मिक लिखा मिल जाएगा, तो कई जगह पर आपका ये आपका मेथनोइक अम्ल मिल जाएगा। ये आपका HCOOH के फॉर्म में रहता है, और ये जो मेथनोइक अम्ल होता है, ठीक है, ये केवल ऐसा नहीं चींटी में होगा, मधुमक्खियां वगैरह होती है उनमें भी आपका होता है। तो जो भी डंक मारने वाली चीजें होती है उनमें हमारा आपका ये मिलता है। रही बात किसकी, आपकी लैक्टिक अम्ल की, लैक्टिक अम्ल हमारा आपका क्या होता है आपका, ये जो हमारे श्वसन तंत्र के अंतर्गत में रेस्पिरेशन का प्रोसीजर होता है, तो उससे एक प्रोसीजर होता है ग्लाइकोलिसिस,
और उस ग्लाइकोलिसिस के द्वारा क्या होता है हमारा आपका ये लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। और जब यही लैक्टिक अम्ल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पायरुविक एसिड में, पायरुविक अम्ल में, और यही पायरुविक अम्ल जब जमा हो जाता है हमारी मांसपेशियों में तो हमें आपके दर्द का अनुभव होता है, थकान का अनुभव होता है। तो पूछे आपसे कि मांसपेशियों में दर्द का कारण या हाथ जो आपके शरीर में दर्द का कारण होगा वो क्या होगा हमारा, आपका कौन सा होगा, आपका पायरुविक अम्ल होगा। ठीक है, किसके कन्वर्ट होने से होता है, लैक्टिक अम्ल के कन्वर्ट होने से। अगला क्वेश्चन है, विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, क्षेत्रों में कुछ भी हो सकता है आपका बढ़ा देंगे सहाय योजना भारत के साथ में। तो कुछ सहाय योजना किसके लिए आपकी झारखंड राज्य सरकार द्वारा चालू की गई थी। तो ये आपके ये जो मैं को है आपका खेल को बढ़ावा देने के लिए है। ठीक है, सहाय योजना किस सरकार द्वारा है, झारखंड सरकार द्वारा चालू की गई थी। और किसके लिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए है, ताकि खेल के द्वारा 14 से 19 साल के जो भी हमारे आपके बच्चे होंगे उनको अवसर मिल सके जहां पर वो अपने आपके क्षेत्र में क्या कर सके, उन्नति को प्राप्त कर सके। तो मूलतः ये जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, इन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आपकी ये सहाय योजना क्या की गई थी, चालू की गई थी। किस राज्य में, झारखंड में। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है आपके, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन के द्वारा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, पढ़ते हैं आगे। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पाइका तो एक विद्रोह है, मटकी अलकप ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपका नाम में ही क्या है, बिरहा। बिरहा शब्द बिलोंग करता है किससे, विरह से। विरह मतलब होता है आपका किसी से भी आपका दूर होना या बिछड़ना। तो यह आपका एक बिरहा आपका करके आपका नृत्य होता है, बिरहा चैती। ये जो हमारे कैसे होंगे, सॉन्ग हो गया आपके, नृत्य होंगे। ठीक है, ये आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार साइड में आपके क्या करते हैं, ये बिरहा आपके नृत्य प्रचलित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा होगा, बिरहा नृत्य। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालयों के बीच में अवस्थित अंतर्गत घाटी को क्या बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर जो निम्न हिमालय, ठीक है, जो हमारा आपका लोअर हिमालय है, मिडिल हिमालय है, और यहाँ पर आपका जो आपका इधर आपका शिवालिक हिमालय है। ठीक है, मिडिल हिमालय और ये आपका शिवालिक है आपका हिमालय। इसके बीच में आपके जो घाटियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं। यहाँ पर इनके बीच में पाई जाने वाली घाटियों को हम लोग दो नामों से जानते हैं। इन घाटियों को हम लोग दून और द्वार के नाम से जानते हैं। इनको किसके नाम से जानते हैं, दून और द्वार के। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका दून और द्वार घाटियों में से आपका दिया हुआ है दून। ठीक है, तो आपकी कौन सी, दून घाटी हो जाएगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है। तो यहाँ पर फ्यूज, एलिमेंट, सेल और स्विच सबको पता है। तो हमारे घरों में रूम हीटर प्रयुक्त होते हैं, इनमें जो तार इस्तेमाल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एलिमेंट बोलते हैं। एलिकम एलिमेंट किसी भी उच्च प्रतिरोधकता वाले, हाई रेजिस्टेंस वाले आपके किसी भी आपके मेटल से बनता है। मोस्टली ये जो तार होते हैं हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले हीटरों में ये किसके बने होते हैं, नाइक्रोम के बने होते हैं, क्योंकि बहुत अधिक उच्च ताप पे भी ये जल्दी से गलते नहीं हैं या आपके ये नष्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका एलिमेंट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए आर रहमान को कितने प्रेमी नहीं है भैया, ये आपके ग्रैमी पुरस्कार है। हमारे टाइपिंग टीम से कुछ मिस्टेक ज्यादा ही हो गई है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये प्रेमी नहीं आपका ग्रैमी अवार्ड है। तो यहाँ पर ए आर रहमान ने कितने आपके ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। तो ये आपके ए आर रहमान जी को 2 ग्रैमी पुरस्कार मिलते हैं। याद कर लीजिएगा कितने पुरस्कार, 2 ग्रैमी पुरस्कार। और ये दोनों के दोनों तो संगीत के क्षेत्र में ये आपका ग्रैमी पुरस्कार बहुत बड़ा है। इसके पहले हम लोगों ने पंडित रविशंकर जी को पढ़ा था, ये उनको पंडित रविशंकर जी को 1967 में मिलता है। ठीक है, इसके लास्ट सेट में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था इसके पहले। तो यहाँ पर 2009 में ए आर रहमान जी को क्या मिलते हैं, 2 ग्रैमी पुरस्कार मिलते हैं। उनकी एक मूवी आई थी जिसमें आपका जो भारत की तरफ से मूवी थी इसने आपके ऑस्कर पुरस्कार जीता था। इसका नाम था स्लम डॉग मिलेनियर। ठीक है, कौन सा, स्लम डॉग मिलेनियर, जिसमें आपके बेस्ट म्यूजिक के लिए उनको दिया गया था और ओरिजिनल साउंड स्कोर के लिए दिया गया था। वहीं पर एक गाना था इसी मूवी का, जय हो। ठीक, कौन सा गाना, जय हो। जय हो के लिए आपके गुलजार जी को आपके सर्वश्रेष्ठ गीतकार का भी अवार्ड दिया गया था। तो याद रखिएगा ये आपका कितने अवार्ड आपके मिल चुके थे, 2 आपके। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। देखिएगा यहाँ पे ऐसे फंडामेंटल राइट हमारे आपके शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हुआ क्या कि आपका वर्ष 2002 86वां संविधान संशोधन, वर्ष 2002
कि आपका संविधान संशोधन को भी याद रखिएगा, कौन सा था, 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को क्या कर दिया गया है, एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल कर दिया गया है। ये एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया है और इसको जोड़ा गया है आर्टिकल 21 के ए के अंतर्गत में, जिसके अंतर्गत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, कितने, 6 से 14 वर्ष, ये आपका ये ईयर याद रखिएगा, पूछते हैं। ऐसे बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा पहली तो आपकी क्या होगी, निःशुल्क होगी, दूसरी कैसी होगी आपकी, अनिवार्य शिक्षा, यानी उनको शिक्षा अवश्य मिलेगी और कैसी मिलेगी, निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का दिए जाने का प्रावधान उनके मौलिक अधिकार के रूप में कब जोड़ा गया है, 86वें संविधान संशोधन 2002 से। और इसी में आपके अंतर्गत में क्या हुआ है कि यहाँ पर आपका इस संविधान संशोधन से आपके 11वां आपका मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया है। याद कर लीजिए कौन सा, आपका 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य पहले 10 थे, अभी 11 हो गए। इसमें प्रत्येक अभिभावक या माता पिता का कर्तव्य बना दिया गया है कि वो अपने आपके जो बच्चे होंगे उनके लिए क्या करें, शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। तो अभिभावकों और माता पिता के लिए कर्तव्य निर्धारित कर दिया गया कि अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। ये सारी प्रक्रिया किसमें हुई है, 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुई है। याद रखिएगा, बढ़ते हैं आगे। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्दी भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से कब तक रहेगी। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, विधान सभा की, लोअर हाउस है। देखिएगा राज्यों में जो क्या होते हैं हमारे आपके निम्न सदन है, विधानसभा जिन्हें बोलते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है आपका, 5 वर्ष होता है। सेम यही चीज आपका जो निम्न सदन के रूप में क्या रहती है, लोकसभा रहती है, इसका भी कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का है। लेकिन अगर हम बात करते हैं उच्च सदनों की, ठीक है, आपके उच्च सदन की अगर बात हो रही है तो उच्च सदन के रूप में राज्यों में क्या हो जाएगी, आपकी विधान परिषद हो जाएगी और केंद्र में कौन हो जाएगी, आपकी राज्यसभा हो जाएगी। तो इन दोनों का कार्यकाल रखा गया कितने साल, आपका 6 साल इनका कार्यकाल रखा गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, तो आपसे पूछ रहे हैं कि विधानसभा कब तक आपकी रहेगी, तो विधानसभा पहली बैठक के अगले 5 साल तक के लिए क्या रहती है, आपकी संचालित रहती है। और विधानसभा भंग होने के अंतर्गत में यदि आपका राष्ट्रपति चुनाव नहीं होता है, तो आपको राष्ट्रपति शासन नहीं होता है, तो आपको 6 माह के अंदर क्या करा लेना होगा, चुनाव करा लेना होगा। 6 माह के अंदर चुनाव कराना भी क्या कर दिया गया है, आपका अनिवार्य कर दिया गया है। याद रखिएगा, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की जो मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाती है। तो यहाँ पर आपके बात हो रही किसके, सत्यशोधक समाज की। ये किसके हैं, ज्योतिबा गोविंद राव फुले, इनको हम लोग आपका बोलते हैं ज्योतिबा राव फुले या ज्योतिबा फुले। ये आपके दक्षिण भारत के एक आपके समाज सेवी थे जिन्होंने आपके निम्न जाति वर्ग के लिए एक आंदोलन चलाया और इसके अंतर्गत में उन्होंने मूर्ति पूजा जाति व्यवस्था के विरुद्ध आपकी आवाज उठाई थी। यहाँ पर बात हो रही है और लोगों की, यहाँ पर देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ये दोनों संबंधित है किससे, ब्रह्म समाज से। केशव चंद्र सेन के समय ही ब्रह्म समाज का सर्वाधिक विकास हुआ था, ये अध्यक्ष रहे थे। देवेंद्रनाथ टैगोर भी अध्यक्ष रहे थे, लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में खुद की अपनी एक संस्था बनाई थी। संस्था का नाम है तत्व बोधिनी सभा। संस्था कौन सी है, तत्व बोधिनी सभा। याद रखिएगा इसे, ठीक। और अगर यहाँ पे बात करती है राजा राममोहन राय की हो रही है, तो राजा राममोहन राय इन्हें बहुत सारे उपनामों से जाना जाता है। ये जाने जाते हैं भारतीय नव जागरण के जनक, ठीक, या उसके अलावा राष्ट्रीय प्रेस के संस्थापक, ठीक, राष्ट्रीय प्रेस के संस्थापक कौन थे, राजा राममोहन राय थे। इन्होंने हम लोगों ने पढ़ा हुआ 1828 में एक सभा बनाई थी, कौन सी, ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछा था राजा राममोहन राय जी के बारे में। राजा राममोहन राय ने 2 समाचार पत्र भी निकाले थे, मैगजीन थी। एक का नाम था मिरात उल अखबार, दूसरे का नाम था आपका कौन सा, मैगजीन थी संवाद कौमुदी। इसके अलावा इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, किताब का नाम था प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, किताब का नाम था प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। इन्होंने एक मैगजीन भी निकाली थी, इसका नाम था ब्राह्मणिकल मैगजीन, किताब का नाम था ब्राह्मणिकल मैगजीन। इनका नाम केवल राममोहन राय था, इन्हें राजा की उपाधि
तत्कालीन मुगल शासक अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो कई सारी चीजें हैं। चलिए देखिएगा इतना, बाकी हम लोग बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, देखिए इसमें से कौन सा एक पूंजी बजट का घटक है। ठीक है, पूंजी बजट के अगर घटक की बात करते हैं तो कर राजस्व, प्रत्यक्ष व्यय, गैर योजनागत पूंजी व्यय और गैर कर राजस्व। तो जो पूंजी बजट होते हैं उसके अंतर्गत में हम लोग आपका गैर योजना जो पूंजीगत व्यय होता है उसको भी शामिल करते हैं। गैर योजना पूंजीगत व्यय में जैसे आपके बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके बजट का हिस्सा नहीं होती हैं लेकिन वो आपके बाद में शामिल होती हैं, या उनसे संबंधित खर्चे भी होते हैं, तो वो आपके पूंजी बजट में शामिल की जाती हैं। जैसे सपोज कर लीजिएगा, आपके लिए आपने तय कर लिया कि हमें इन मदों पे इतना खर्च करना है, लेकिन किसी कारणवश आपका कोई खर्च आपका अलग से आ जाता है, तो ऐसे किस में आते हैं आपके, वो खर्च आपका किस में आ जाएगा, पूंजी बजट में, गैर योजना पूंजीगत व्यय में हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है। देखिएगा हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की फसलें होती हैं। एक होती है रबी की फसल, दूसरी आपकी खरीफ की फसल, तीसरी कौन सी होती है आपकी जायद की फसल। रबी की फसल जो होती है ये मुख्यतः आपके जाड़े में होती है, कब आपका जाड़े में, और हमारे सामने इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा होता है, गेहूं। दूसरी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल कौन सी होती है, चावल। चावल की फसल आपका मुख्यतः आपका बारिश के दिनों में बोई जाती है, और बारिश हमारे यहाँ पे कब होती है, आपकी गर्मी के दिनों में होती है। अब इस रबी और खरीफ के बीच का जो सेशन होगा वहां पर हम लोग किसकी फसल को बोलते हैं, जायद की फसल को बोलते हैं। ये खीरा, ककड़ी, तरबूज वगैरह जो भी फसलें होते हैं। तो यहाँ पर खरीफ की फसल आपसे कब बोई जाएगी, आपका तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका वर्षा ऋतु में, बारिश के दिनों में बोई जाती है। इसके लिए क्या होगा आपका, इनके लिए हमें आपका अधिक पानी की आवश्यकता होती है। खरीफ की फसलों के लिए अधिक पानी चाहिए, और उनको पकने के लिए क्या चाहिए, आपका उच्च तापमान चाहिए। तो ऐसे केस में क्या होगा, वो सारी चीजें आपकी गर्मी के दिनों में आपकी इनको मिलती हैं, पानी भी मिलेगा, धूप भी मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। ये हम लोगों ने लगभग हर सेट में आपको इस क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है, यहाँ पे सभी लोग इसका आंसर जानते हो। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा, आपका केरल है। केरल में जो हमारा आपका लिंगानुपात है कितना है, आपका 1084 है महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर। अगर भारत की बात करते हैं, भारत का लिंगानुपात कितना है, 943 है। आपके 943 महिलाएं प्रति 1000 आपके पुरुषों पर, और ये कब के अकॉर्डिंग है, 2011 के अकॉर्डिंग। यूपी की बात हो ही रही है तो यूपी के सबको पता है कितना आपका 912 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पे। पढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम अनुसार तुगलक वंश में 1320 से 1414 तक ये आपका शासन करने वाले व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर 1320 से 1414 तक 94 वर्ष का शासन है। दिल्ली सल्तनत पर आपका, दिल्ली सल्तनत को संभालने वाले, दिल्ली पर सबसे अधिक शासन करने वाला कोई वंश रहा है तो कौन सा रहा, तुगलक वंश रहा है। तो यहाँ पर आपका सर्वाधिक शासन अगर किसी वंश का रहा है तो कौन सा, हम किसको बोलते हैं, आपके तुगलक वंश को बोलते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था। तो यहाँ पर आपके ये दोनों कैसे कट गए, पहला व्यक्ति गयासुद्दीन तुगलक मिलता है, इसके बाद में आपका कौन बैठता है गद्दी पर, मोहम्मद बिन तुगलक बैठता है। तो गयासुद्दीन तुगलक है, फिर मोहम्मद बिन तुगलक है, और फिर आपके लास्ट में कौन है, फिरोज शाह तुगलक है। तो दिए गए ऑप्शन से हमारे लिए कौन सा बन जाएगा, आपका डी। बाकी दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही आप एलिमिनेट कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22। यहाँ पर लास्ट सेशन पूछा था 2021-22 किसने जीती थी। तो 2021-22 की जो विजय हजारे ट्रॉफी थी ये किसने जीती थी, हिमाचल प्रदेश ने जीती थी। 2021-22 की विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी हिमाचल प्रदेश ने, किसको हराकर, तमिलनाडु को हराकर। ठीक है, किसको हराकर, तमिलनाडु को हराकर। याद रखिएगा। और इस बार अगर आपसे पूछे 2022-23 का जो सेशन था, 22-23 का सेशन है, उसको हराकर आपका महाराष्ट्र को हराकर। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस साल के लिए। 2022-23 में कौन जीत रहा है, आगे ठीक। तो यहाँ पर देखो आईएसएल 2022 के फाइनल में हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने किस टीम को हराया था। तो यहाँ पर आईएसएल 2022 का विजेता कौन था, आपका हैदराबाद एफसी। इसने किसको हराया था, इसने हराया था केरला ब्लास्टर्स एफसी को। देखिएगा आईएसएल यानी आपका ये आपका इंडियन सुपर लीग। ठीक है, जैसे हमारा आपका क्या होता है, आपका आईपीएल होता है, उसी आपके आईपीएल के पैटर्न पर फुटबॉल का आपका एक टूर्नामेंट होता है, इसको आपका आईएसएल के नाम से जानते हैं। तो आईएसएल का आपका विजेता 2022 कौन था, हैदराबाद एफसी था। हराता किसको, आपका केरला ब्लास्टर्स को।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखित में किस व्यक्ति को सितंबर 2022 में भारतीय वायुसेना का, देखिएगा सितंबर 2022 नहीं, आपका पहले आपका 21 है, यहाँ पर किसको भारतीय वायुसेना का नेतृत्व प्रयुक्त किया गया। अभी हमारे लिए वायुसेना के प्रमुख कौन है, विवेक राम चौधरी जी, ठीक है। तो याद रखिएगा आपके कौन है, ये आपके विवेक राम चौधरी, ये भारतीय वायुसेना के क्या है, आपके प्रमुख, नाम इनका याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर देखा जाए यहाँ पर आर.के.एस. भदौरिया हमारे आपके, ये आपके क्या थे, आपके पहले चीफ थे, ठीक है। और अभी सीडीएस की बात करते हैं तो आपके कौन है, आपके अनिल चौहान जी, ठीक है। सीडीएस की बात करते हैं हमारे आपके कौन है, ये अनिल चौहान जी, इनका नाम भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कौन है, विवेक राम चौधरी। तो ये आज के सेट के आपके 25 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग फिर अगली क्लास में, अभी हम लोग क्या करेंगे कि अगले आपकी छठी क्लास के साथ में हम लोग देखेंगे कैसे एग्जाम के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है। आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।